हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। आज है दोस्तों 28 नवंबर शाम 5 बजे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 को मद्देनज़र रखते हुए रीजनिंग चैप्टर वाइज, साथियों चैप्टर वाइज रीजनिंग कराने का हमने जो आपसे वादा किया था वो वादा आज से शुरुआत हो रही है उसकी। और दोस्तों आज की इस श्रृंखला में हम पहला चैप्टर जिसका नाम है सादृश्यता, जिसे लोग एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे आज इसका पार्ट 1 है, सादृश्यता का पार्ट 1 है। इसमें दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही बेसिक लेवल, एकदम शॉर्ट ट्रिक से क्या होती है सादृश्यता, सादृश्यता का क्या संबंध है रीजनिंग में, इसके बारे में सारे के सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों एक बार आपसे निवेदन है, आप लोग इस सेशन को दोस्तों में एक बार से शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार साबित होने वाली है। साथियों चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्लास की। तो उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि साथियों आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, आपको इस क्लास का यदि पीडीएफ प्राप्त करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है डीएस सर ऑफिशियल। यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हम जो भी ये क्लासेस होंगी आपकी रीजनिंग की चैप्टर वाइज, उनका पीडीएफ इस पर उपलब्ध करवाएंगे। और जो सुबह मॉर्निंग मीटिंग में जो आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं उसके भी आपको पीडीएफ यहाँ पर मिलेंगे। चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आगे की जानकारी के बारे में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सादृश्यता की, और सादृश्यता कौन कौन से एग्जाम में पूछी जाती है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि हम एसएससी जीडी की तो आज शुरुआत ही कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम, एएलपी का एग्जाम, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम, नेवी का एग्जाम, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा, इसके अतिरिक्त दोस्तों सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टोट, और भी प्रतियोगी परीक्षाएं, जो भी परीक्षा होती है दोस्तों, यदि रीजनिंग पूछा जाता होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, उसका एक चैप्टर होगा जिसका नाम है सादृश्यता, समरूपता। ठीक है, इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, तो उन लोगों के लिए ये क्लास शानदार साबित होगी। तो दोस्तों क्या होती है सादृश्यता, सबसे पहले तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। सादृश्यता, सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों समानता। क्या होता है याद रखेंगे, जो सादृश्यता होती है इसका जो अर्थ होता है उसका मतलब है समानता, सिमिलरिटी। गौर से समझिए, सिमिलरिटी। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य जो होता है वो रीजनिंग में क्या होता है, विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं और क्रियाओं इत्यादि के बीच समानता दर्शाना। यानी कि मैं कहूँ सादृश्यता में हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, 1 और 2 लेटर इस तरह से दिए जाएंगे, तीसरा और चौथा लेटर इस तरह से दिया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ ले पहले का दूसरे से क्या संबंध है, या फिर दोस्तों आपसे पूछ सकता है तीसरे का चौथे से क्या संबंध है, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसके मतलब याद रखेंगे, इसके अंतर्निहित आंतरिक जो संबंध बनते हैं उनको समझने, उनका विश्लेषण करने के लिए जो एग्जामिनर चाहता है कि दिमाग इस बच्चे का कितना चल सकता है, उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों सादृश्यता की बात कर लें, इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सादृश्यता, एनालॉजी हमने आपको बताया ही है, समसंबंध जिसे सिमिलरिटी भी कहा जाता है, या फिर इसके कई और नाम है जैसे समसंबंध हो गया, समरूपता भी इसका एक नाम होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सादृश्यता के अंतर्गत आती हैं। तो हमने आपको बता दिया है साथियों सादृश्यता क्या होती है, इसका क्या महत्वपूर्ण है एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी के बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, देखिए हमने आपको बताया था कि आपको 4 शब्द दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, तीसरा शब्द ये है, और चौथे शब्द में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है साथियों क्या आएगा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए संबंध कैसे बनता है, पहले का दूसरे से बन सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीधा संबंध कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका बन सकता है, या फिर पहले का तीसरे से बन सकता है और यहाँ पर इसका संबंध ऐसे बन सकता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों संबंध बनते हैं। तो इसका संबंध क्या बना है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर कहा है भीरू, जिसे हम डरपोक भी कहते हैं। भीरू डरपोक यानी कि एक गधा, एक जानवर के बारे में बात की गई है। उसी प्रकार धूर्त या फिर चालाक, तो ऐसा कोई जानवर है, इन ऑप्शन में उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो दोस्तों जो डरपोक होता है उसे गधा को माना जाता है। गधा को क्या माना जाता है, आप कहेंगे सर डरपोक माना जाता है।
गधा को क्या माना जाता है? डरपोक माना जाता है। उसी प्रकार हमने कई बार कहानियां सुनी है चालाक लोमड़ी के बारे में। चालाक चींटी कभी कहानी सुनी है? नहीं सुनी है। चालाक खरगोश कभी कहानी सुनी है? आप कहेंगे नहीं सुनी है। खरगोश के बारे में हमने तेज कहानी सुनी है। घोड़ा के बारे में भी चालाक की कभी कहानी नहीं सुनी है। लेकिन जो कहानी सुनी है साथियों वो हमने सुनी है लोमड़ी के बारे में। लोमड़ी जो होती है एक चालाक जानवर होती है। तो इस प्रश्न के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आप कहेंगे सर लोमड़ी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाएगा, लोमड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप अच्छे से इसको समझ गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है निरक्षरता अगर शिक्षा से संबंधित है तो सूखा किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए, निरक्षरता क्या होती है उसके बारे में समझेंगे और सूखा क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए साथियों, जो निरक्षरता होती है यानी कि निरक्षर लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, अगर दोस्तों बिना पढ़े लिखे लोगों को हम शिक्षा मुहैया करा देंगे तो वो कैसे बन जाएंगे? वो साक्षर बन जाएंगे। निरक्षरता अगर इनको साक्षर बनाना है तो दोस्तों इनके लिए शिक्षा जरूरी है। जिस प्रकार निरक्षरता को अगर साक्षर बनाना है तो शिक्षा जरूरी है, उसी प्रकार यदि सूखा को अगर भगाना है तो सूखा को यदि हमें भगाना है तो क्या जरूरी है? आप कहेंगे जब हम किसान परिवार से आते हैं सर, अगर सूखा पड़ जाता है तो उसके लिए वर्षा जरूरी होती है। सर ऑप्शन नंबर 2 में वर्षा दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जिस प्रकार निरक्षरता शिक्षा से दूर की जा सकती है, उसी प्रकार सूखा वर्षा से दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो शानदार तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है रक्ताल्पता रक्त से संबंधित है तो अराजकता किससे संबंधित हो जाएगी। देखिए, रक्ताल्पता का मतलब क्या होता है? जो रक्त से संबंधित रखती है। रक्त, यहां पर अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या बनेगा? रक्त प्लस अल्पता बनेगा। क्या बनेगा? रक्त प्लस अल्पता। ठीक है, क्या बन जाएगा? रक्त प्लस अल्पता बन जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा है अल्पता का मतलब होता है कम। जब रक्त की कमी हो जाती है साथियों, गौर से समझना है, जब रक्त की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? रक्ताल्पता कहते हैं। इस तरह का संबंध बनेगा, पीछे से आगे का संबंध बन रहा है, रक्त की कमी पर रक्ताल्पता कहा जाता है। उसी प्रकार ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कमी होने पर अराजकता होगी? और साथियों अराजकता क्या होगी? तो दोस्तों अराजकता कई ऐसी चीजें जो आपके, जब किसी को कानून का संरक्षण करने वाला नहीं रहता है तो उसे कहा जाता है अराजकता। लेकिन अब बहुत सारे विद्यार्थी समझेंगे हमने हिंट दी है कानून, तो ये गलत है। अब बताइए इनमें से कौन होगा? शासक तंत्र होगा तो अराजकता नहीं फैलेगी, अव्यवस्था होगी तो अराजकता नहीं फैलेगी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब आपके किसी देश की सरकार नहीं होगी, गौर से समझना है, आपके देश में जब सरकार नहीं होगी, आप समझिए जैसे आपके घर में आपका मुखिया कौन होता है? पिताजी होता है। और पिताजी जब घर से कहीं बाहर चले जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे ऊधम करते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जब पिताजी आ जाते हैं तो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। मतलब जो ये मौज मस्ती खेलकूद किया था वो एक अराजकता के अंतर्गत समझ लीजिए। और जब सरकार यानी कि पिताजी हमारे घर पर आ गए तो अराजकता क्या होती है? ये बंद हो सकती है। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से आप समझ जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है भेड़ अगर मटन से संबंधित है। भेड़ साथियों अगर मटन से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित हो जाएगा? पहले दोस्तों आपको समझना है भेड़ क्या है, मटन क्या है और हिरन क्या है तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो हो सकता है मैंने ऐसा प्रश्न आपको करवा दिया होगा। देखिए, जो भेड़ होता है दोस्तों, जो भेड़ होता है इसका जो मांस होता है, भेड़ का साथियों जो मांस होता है, गौर से समझना है, ये मांस कहलाता है मटन। देखिए, भेड़ हो या बकरा हो, इसका जो मांस होता है वो मटन कहलाता है। उसी प्रकार आपको याद रखना है, जो हमारा हिरन होता है, क्या होता है साथियों? जो हमारा हिरन होता है और हिरन का जो मांस होता है, हिरन का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है ये बता सकते हैं तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। और इसका सही उत्तर बनेगा साथियों बेजनन। क्या बनेगा? बेजनन बन जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, हिरन का जो मांस होता है वो बेजनन होता है। और ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर आप इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर नंबर 2 पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा है बेजनन, बेजनन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भेड़ का मांस मटन होता है तो हिरन का मांस बेजनन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है कि छत्ता अगर मधुमक्खी से संबंधित है तो ऊंचा नीड़ किससे संबंधित हो जाएगा। साथियों ये वो सारे के सारे प्रश्न हैं जो आपके एसएससी या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम बार बार इन्हीं प्रश्नों को रिपीट करके पूछता है। तो दोस्तों समझिए, छत्ता मधुमक्खी से कैसे संबंधित है और ऊंचा नीड़ किससे संबंधित हो जाएगा ये बताइए। देखिए, अगर बात कर लें साथियों इस प्रश्न के बारे में तो आपको गौर से इसको याद रखना है। इसको याद क्या रखना है? जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का जो घर होता है साथियों, मधुमक्खी के रहने का स्थान या फिर मधुमक्खी का जो घर होता है वो दोस्तों होता है छत्ता।
उसी प्रकार ऊंचा नीड़, ऊंचाई पर स्थित एक घोंसला, ऊंचाई पर स्थित एक घोंसला किसका घर बनेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे ऊंचाई पर स्थित एक घोंसला किसका घर बनेगा? तोता। क्या तोता बहुत ऊंचाई पर रहता है? आप कहेंगे नहीं रहता है। क्या कबूतर बहुत ऊंचाई पर रहता है? नहीं रहता है। क्या चिड़िया बहुत ऊंचाई पर रहती है? नहीं रहती है। एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, जिसका उत्तर है गरुड़। गरुड़ साथियों ऐसा ऑप्शन है, गरुड़ साथियों ऐसा ऑप्शन है जिसका जो घर बनेगा एक ऊंचा नीड़। गरुड़ बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है और अन्य जानवरों से बचाने के लिए वो अपना घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर बनाता है, जिसे हम ऊंचा नीड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गज अगर इंच से संबंधित है। दोस्तों गज अगर इंच से संबंधित है तो क्वार्टज किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए अगर बात कर लें गज और इंच के बारे में, इनका दोस्तों एक प्यारा सा संबंध है गज और इंच का। गज और इंच का प्यारा सा संबंध क्या है? ये दोनों की दोनों क्या है? लंबाई के मात्रक हैं। किसके? गज और इंच लंबाई मापने के एक मात्रक हैं जो कि छोटे मात्रक हैं। गौर से समझना है, लंबाई मापने के जो छोटे मात्रक हैं वो गज और इंच हैं। गौर से समझिए। उसी प्रकार क्वार्टज क्या होता है और इसके स्थान पर क्या आएगा? ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये क्या बनेगा? तो इसको याद रखिए। देखिए गज इंच लंबाई के मात्रक होते हैं, जो क्वार्टज होता है ये होता है दोस्तों याद रखेंगे आयतन का मात्रक। किसका? आयतन। किसी का आयतन मापना है। गौर से समझिए साथियों, किसी का अगर आयतन मापना है तो क्वार्टज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, आपने सुना होगा उसके बारे में, गैलन के बारे में। किसके बारे में? गैलन। जब किसी टैंक में हम पानी भर देते थे तो उसका आयतन कैसे मापते थे? गैलन में मापते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों क्या बनेगा? आप कहेंगे सर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा गैलन। क्या बन जाएगा? क्वार्ट्ज और गैलन दोनों के दोनों आयतन के मात्रक होते हैं और ऑप्शन नंबर 1 में गैलन दे रखा है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है क्रिसमस अगर क्वेश्चन मार्क से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क किस बिरयानी से संबंधित है? ये बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए यहां पर क्रिसमस अगर क्वेश्चन मार्क से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क बिरयानी से संबंधित है, ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? क्या क्रिसमस ईसाइयों से संबंधित है? आप कहेंगे ईसाइयों का त्योहार होता है। मुस्लिम बिरयानी से संबंधित है, मुस्लिमों का मतलब जो भोजन होता है वो बिरयानी होता है। देखिए एक त्योहार है और एक तरफ भोजन दे रखा है, तो ये क्या संबंध बन रहा है? ये समरूपता यानी कि समानता का संबंध नहीं बन रहा है, सिमिलरिटी का संबंध नहीं बन रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया। उसके बाद क्रिसमस, क्या काजू खाते हैं? क्या क्रिसमस का संबंध काजू से हो जाएगा और चावल का संबंध बिरयानी से हो जाएगा? तो देखिए क्रिसमस एक त्योहार है जो कौन मनाता है? दोस्तों याद रखेंगे ईसाई लोग मनाते हैं। उसी प्रकार बिरयानी एक प्रकार का भोजन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से समझिए, ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। क्रिसमस काजू और चावल बिरयानी कैसा संबंध बन रहा है? आप कहेंगे नहीं बन रहा है। क्रिसमस जीसस से संबंधित है और रमजान बिरयानी से संबंधित है। ये एक भोज्य पदार्थ है, ये एक गॉड है, तो ये भी संबंध नहीं बन रहा है। अब बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4। साथियों केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 को अगर गौर से देखेंगे तो केक और ईद उल फितर के बारे में कहा गया है। तो आप याद रखेंगे जो क्रिसमस होता है, याद रखेंगे जो क्रिसमस होता है साथियों, इस दिन क्या होता है? इस दिन लोग केक और मिठाइयाँ खाते हैं। इस दिन याद रखेंगे केक और मिठाइयाँ खाते हैं। ये एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। क्रिसमस के दिन लोग केक और मिठाइयाँ बांटते हैं या खाते हैं। उसी प्रकार याद रखेंगे ईद उल फितर इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। ईद उल फितर, इसको लिखेंगे ईद उल फितर को। तो ईद उल फितर एक त्यौहार है और ईद उल फितर के दिन इस्लाम के जो लोग होते हैं, उसके प्रवर्तक होते हैं, वो लोग बिरयानी खाते हैं या फिर बिरयानी बांटते हैं। ठीक है, इस तरह से संबंध बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है दोस्तों रेलगाड़ी अगर पटरी से संबंधित है तो अब की बार में 2 क्वेश्चन मार्क है, कौन किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो देखिए अगर रेलगाड़ी की बात कर लें तो रेलगाड़ी के साथियों जो चलने का स्थान होता है, रेलगाड़ी कहां पर चलती है? आप कहेंगे सर पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी कहां पर चलती है साथियों? पटरी पर चलती है। उसी प्रकार कह सकते हैं कि कार 4 पहिया पर चलती है। देखिए 4 पहिया होते हैं लेकिन चलती कहीं और है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हवाई जहाज उड़ान में चलता है। दोस्तों हवाई जहाज जो होता है वो उड़ान में चलता नहीं है, हवाई जहाज उड़ान भरकर आसमान में चलता है। उसी प्रकार क्या ट्रक सड़क पर चलता है या कार गति में चलती है? कार गति से चलती है, याद रखेंगे कार गति से चलती है, गति में नहीं चलती है। और जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी पर चलती है उसी प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 3 है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसको गौर से समझना है। इसमें लिखा है जो ट्रक होगा वो कहां पर चलेगा? सड़क पर चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है कि पास्कल अगर दाब से संबंधित है, पास्कल अगर दाब से संबंधित है तो इस बार फिर से 2 क्वेश्चन मार्क हैं, कौन किससे संबंधित है? तो इनका पहले दोनों का संबंध निकाल लेते हैं, उसी प्रकार इसका संबंध आगे पता चल जाएगा। देखिए अगर साथियों बात कर लें पास्कल के बारे में, किसके बारे में? पास्कल के बारे में बात करें तो दाब की एक इकाई है। क्या है?
दोस्तों ये दाब की एक इकाई है, मतलब पीछे से आगे का संबंध। पीछे एक राशि, आगे एक मात्रक है, ठीक है, गौर से समझना है। हेक्टेयर क्या आयतन का मात्रक होता है? गलत उत्तर है। गति क्या तापमान होता है? गलत उत्तर है। जूल क्या कार्य का मात्रक होता है, या समय सेकंड का मात्रक होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, समय एक राशि है, सेकंड एक मात्रक है, लेकिन यहां पर उल्टा संबंध बन रहा है, ये संबंध उल्टा बन रहा है। यहां पर देखिए, ये क्या है? एक मात्रक है, ठीक है, ये एक मात्रक है, जबकि ये एक राशि है, ठीक है, यहां पर ये एक राशि हो जाएगी, लेकिन यहां पर आगे राशि आ रही है। जब आगे राशि आ रही है तो ये वाला तो गलत हो गया, 4 नंबर। अब बचा हमारे पास केवल और केवल नंबर 3। केवल नंबर 3 में पहले एक मात्रक दे रखा है जिसका नाम है जूल। साथियों, पहले एक मात्रक दे रखा है जिसका नाम है जूल, और आगे कार्य दे रखा है जो कि एक राशि है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा है कि कार अगर सड़क से संबंधित है तो रेल किससे संबंधित हो जाएगी। देखिए, अभी इस तरह के क्वेश्चन की हमने चर्चा की है, जो ट्रक और सड़क वाला था और रेल और पटरी वाला था। तो दोस्तों याद रखेंगे, कार सड़क पर चलती है, उसी प्रकार रेल कहां पर चलती है? पटरी पर चलती है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों कहा है कि प्रकाश अगर लुमेन से संबंधित है तो 2 क्वेश्चन मार्क इस बार भी दे रखे हैं, इन दोनों का संबंध क्या बनेगा, इसको बताना है। साथियों, अगर बात करें प्रकाश और लुमेन की, तो दोस्तों याद रखेंगे, जो दृश्य प्रकाश होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, इसको हम यहां पर अच्छे से लिखते हैं। जो दृश्य प्रकाश होता है, इसको याद रखेंगे, ये एक फिजिक्स का अच्छा सा क्वेश्चन है। जो दृश्य प्रकाश होता है, इसको याद रखना है। दृश्य प्रकाश का जो मात्रक होता है, दृश्य प्रकाश का जो मात्रक होता है साथियों, वो होता है लुमेन। क्या होता है? या फिर इसी को ल्यूमेन भी कहते हैं। ल्यूमिनस की आपने बैटरी के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। ये ल्यूमेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दृश्य प्रकाश की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपना मात्रक रख दिया था जिसका नाम था ल्यूमेन। याद रखेंगे, दृश्य प्रकाश का मात्रक लुमेन होता है। उसी प्रकार क्या होता है? तापमान का मात्रक केंडला होता है। जल्दी से बताइए, क्या तापमान का मात्रक केंडला होता है? नहीं होता है। क्या घनत्व का मात्रक किलोग्राम होता है? नहीं होता है। क्या दाब का मात्रक पास्कल होता है? क्या बल का मात्रक मीटर होता है? देखिए, बल खुद में एक क्या है, एक मिनट, बल एक खुद में क्या है? राशि है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो गलत हो जाएगा। और हमने जहां पर टिक लगाया है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अभी पीछे चर्चा की थी, दाब का मात्रक जो होगा वो पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दाब का मात्रक जो बनेगा वो पास्कल बन जाएगा। जिस प्रकार दृश्य प्रकाश का मात्रक हमारा ल्यूमेन होता है, उसी प्रकार दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें साथियों कहा है पुस्तक अगर पृष्ठ से संबंधित है तो सीडी किससे संबंधित हो जाएगी, ये बताना है। इसका संबंध क्या बनेगा आपस में। तो दोस्तों अगर बात कर लें इस प्रश्न के बारे में, तो दोस्तों जो पुस्तक होती है, पुस्तक जो होती है वो पृष्ठ से मिलकर बनती है। पृष्ठ से मिलकर क्या बनती है? पुस्तक बनती है। मतलब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पीछे वाले का संबंध, पृष्ठ से मिलकर पुस्तक बनती है, तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिससे मिलकर सीडी बनती है? आप कहेंगे जो सीडी होती है वो किससे मिलकर बनती है? देखिए, हमारी जो हम जहाँ पर रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, वो याद रखेंगे, वो सीढ़ी किसकी होती है? लकड़ी की सीढ़ी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। आप कहेंगे सर सीढ़ी तो लकड़ी से मिलकर बनती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑप्शन में लकड़ी है ही नहीं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो गौर से समझिए, जैसे पुस्तक के अंदर पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार जब हम कदम चलते हैं, जब दोस्तों हम कदम चलते हैं तो एक प्रकार की रेखा बनती है। जैसे मान लीजिए हम धरती में बचपन में खेलते थे, एक बहुत अच्छा सा खेल आता था, उसमें एक बीच में राउंड होता था और आसपास उसके एक पैर से चक्कर लगाते थे, क्या बोलते थे उसको? लंगड़ी बोलते थे शायद, इस तरह से, ठीक है। तो उसी प्रकार याद रखेंगे, जब हम कदम कदम चलते हैं, मान लीजिए मैंने पहला कदम यहाँ पर रखा, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो इस तरह की एक क्या बनी है? एक सीढ़ी बनी है। देखिए, ये सीढ़ी लेटी हुई है, ये सीढ़ी खड़ी हुई है। तो एक प्रकार की याद रखना है, जिस प्रकार पृष्ठ पुस्तक में होते हैं उसी प्रकार कदमों में सीढ़ी होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है दर्जी अगर सुई से संबंधित है तो लकड़हारा किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये प्रश्न तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए साथी, जो दर्जी होता है वो सुई का इस्तेमाल करके क्या करता है? सुई का इस्तेमाल करता है और कपड़ा सिलता है। क्या करता है? सुई का इस्तेमाल करता है और क्या करता है? कपड़ा सिलता है, ठीक है। क्या करता है? कपड़ा सिलता है। इस तरह से हम लिखेंगे, सुई का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाता है। उसी प्रकार साथियों अगर देखें हम किसके बारे में, तो आप कहेंगे लकड़हारा के बारे में। तो जो लकड़हारा होगा साथियों, लकड़हारा किसका इस्तेमाल करेगा? लकड़हारा किसका इस्तेमाल करेगा ये बताइए। और ये क्या काटेगा? तो आप कहेंगे लकड़हारा का काम ही होता है लकड़ी काटना। और लकड़ी काटेगा किससे? तो आप कहेंगे लकड़ी तो काटेगा सर कुल्हाड़ी से। तो इसका संबंध किससे बनना चाहिए? कुल्हाड़ी से बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इसका संबंध कुल्हाड़ी से बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखी है। ऑप्शन नंबर 3 एक बार फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि दूरबीन अगर दर्शन से संबंधित है। साथियों दूरबीन अगर दर्शन से संबंधित है तो इसमें एक बार फिर से 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। जल्दी से बताइए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मार्क किससे संबंधित हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात कर ले दूर की वस्तुओं के बारे में, दूर की वस्तुओं को अगर देखना है, और देखना एक प्रकार का क्या होता है, दर्शन होता है। जब हम किसी मंदिर में किसी स्थान पर जाते हैं तो माता रानी को देखकर क्या कहते हैं, हमने दर्शन कर लिए। उसी प्रकार दूरबीन का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, दूर की वस्तुओं को दर्शन करने में करते हैं, यानी कि देखने में करते हैं। ये क्या हो जाएगी, दूरबीन दूर की वस्तुओं को देखने में हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार याद रखेंगे, करछा निकालने में काम आता है, नापने वाला रक्षक में काम आएगा, चिमटा छिद्र में काम आएगा, छेनी पसीना में काम पीसना में काम आएगी। तो देखिए दोस्तों, छेनी पीसना में काम नहीं आती। छेनी से आपने कहीं पर पिसाई होते हुए देखी है तो आप कहेंगे सर हमने कहीं नहीं देखी है। चिमटा से क्या कहीं पर आपने छेद किया है, वो अलग बात है। जो माता बहनें हमारी घर पे खाना बनाती हैं उसमें कभी कभी जब वो चिमटा से रोटियां उठाती हैं तो उसमें छिद्र हो जाता है, ये अलग बात है। लेकिन चिमटा से कहीं भी छेद नहीं किया जाता है, ये एक फिजिकल भाषा में अगर देखा जाए। और नापने वाला कभी रक्षक नहीं हो सकता है। नापने वाला कौन होगा, आप कहेंगे लेखपाल होगा। लेखपाल ने, जब हम कई बार नपाई वगैरह करवाते हैं तो लेखपाल का प्रयोग करते हैं। नापने वाला क्या हो जाएगा, लेखपाल होगा, रक्षक नहीं होगा। अब बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका अर्थ भी नहीं पता है, लेकिन जब आप ऑप्शन काटना सीख जाएंगे तो आपका उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, करछा एक प्रकार की ऐसी वस्तु होती है जिसमें किसी चीज को निकालने में कार आती है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप गए होंगे कहाँ पर, आपको मैं फिजिकल भाषा में अगर कहूँ तो अभी शादियाँ शुरू होने वाली हैं या हो चुकी हैं। ठीक है, तो इन शादियों में याद रखेंगे, आपने देखा होगा जो तंदूर की रोटी होती है उसमें एक हलवाई जो होता है वो क्या करता है, रोटियां निकालने के लिए एक स्पेशल वो क्या बोलते हैं उसको, लोहे की रॉड, उसी को कहते हैं दोस्तों करछा। और करछा रोटियां निकालने के काम आता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा है व्यवसायी अगर लाभ से संबंधित है तो 2 प्रश्नवाचक फिर से दे रखे हैं, कौन किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात कर लूं अपनी भाषा में, बिना टाइम वेस्ट किए देखिए क्लास को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर बात कर लूं इस प्रश्न के बारे में तो दोस्तों, व्यवसायी अगर व्यापार करेगा, एक व्यवसायी जो होता है व्यापारी ही तो होता है, और व्यापारी अगर व्यापार करेगा, व्यवसायी अगर व्यवसाय करेगा तो उसको लाभ होगा। याद रखेंगे, व्यवसायी अगर व्यवसाय करेगा दोस्तों तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। मतलब इसके रिजल्ट के बारे में बात की है। यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, व्यवसायी के सामने क्या होगा, व्यवसायी के सामने लगेगा व्यवसाय। जब वो व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या करेगा, वो व्यवसाय जब वो व्यवसाय करेगा तो उसको क्या होगा, आप कहेंगे सर लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा। उसी प्रकार क्या डॉक्टर मरीज करेगा तो उसको क्या होगा, ये तो कहीं पर संबंध ही नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर मरीज को देखता है। इसके बाद में अंत वाली चीज कहाँ पर है, ये तो दूसरा का संबंध बन रहा है, लेकिन हमें तीसरा का संबंध बताना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कर्मचारी जब कर्म करेगा तो उसे क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है। इसके बारे में आगे चेक करते हैं। पुलिस अगर अपराध करेगी तो अपराधी होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद न्यायालय न्यायाधीश करेगा, ऐसा कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बन रहा है 2 नंबर। मतलब अगर कोई कर्मचारी होगा वो अगर अपनी ड्यूटी देगा तो उसके बाद उसके बदले क्या मिलेगा, आपको वेतन मिलेगा। याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार एक व्यवसायी व्यवसाय करके लाभ कमाता है, उसी प्रकार एक कर्मचारी सेवा करके वेतन को कमाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा है कि दोस्तों गणित अगर अंक से संबंधित है तो एक बार फिर से 2 क्वेश्चन मार्क है, इनका संबंध किससे बनेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूं गणित की, तो गणित में क्या होता है, गणित में अंकों का ही अध्ययन तो किया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो क्या भूगोल में रसायन का अध्ययन किया जाता है, ये दोनों अलग सब्जेक्ट है, मतलब गलत है। क्या दोस्तों रसायन शास्त्र में गति के नियम होते हैं, आप कहेंगे सर गति के नियम तो मैंने फिजिक्स में सुने थे, रसायन शास्त्र में कब से होने लगे, तो ये वाला भी गलत है। तो दोस्तों क्या इतिहास में घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार गणित में अंक होते हैं, क्या इतिहास में घटनाएं होती हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल घटनाएं होती हैं। कैसी घटना, जैसे हमने इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जैसे हमने क्या किया था, हमारे पानीपत के वगैरह युद्ध हुए थे, ये भी घटना है। जिस प्रकार 1857 की क्रांति हुई थी, वो भी एक प्रकार की घटना है। मतलब ये सारा का सारा इतिहास है और उसके अंदर घटनाएं होती हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी सही बन सकता है। क्या अर्थशास्त्र में तिथियां होती हैं, इकोनॉमी में कब से तिथियां आने लगी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया। अब बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा है कलम अगर लिखना से संबंधित है तो एक बार फिर से 2 क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर कौन क्या बनेगा, ये बताइए। देखिए अगर मैं बात कर लूँ कलम की, तो कलम का जो प्रयोग होता है साथियों, कलम का प्रयोग इस तरह से लिखेंगे, कलम का प्रयोग। कलम का प्रयोग किस में होता है, आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो कलम का प्रयोग आप रीजनिंग को सॉल्व कर रहे होंगे तो लिख ही तो रहे होंगे, कलम को लिख ही तो रहे होंगे कलम से।
तो कहेंगे कलम का प्रयोग लिखने में किया जाता है, उसी प्रकार मिटाना का प्रयोग रबर में किया जाता है, ये तो गलत हो गया, उल्टा लिखा है। आगे कप का प्रयोग तरल में किया जाता है, गलत है। पेंसिल का प्रयोग लकड़ी में किया जाता है, तो आप कहेंगे गलत है, लकड़ी का प्रयोग पेंसिल में होता है। एक अब हम कहेंगे चाकू, और चाकू का प्रयोग हम काटने में करते हैं, ये इसका सही उत्तर बन रहा है। सेम संबंध मतलब सिमिलरिटी, समान संबंध, समरूपता, समान रूप, एक जैसे दिखने चाहिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सादृश्यता, एक जैसे दिखना चाहिए, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। कलम जिस प्रकार लिखने में काम आती है उसी प्रकार चाकू दोस्तों काटने में काम आती है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का 18वां क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि भालू अगर जानवर से संबंधित है तो तलवार किससे संबंधित हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसको आप लोग अच्छे से समझ गए हुए, जो भालू होता है वो एक प्रकार का क्या होता है साथियों, जानवर होता है। भालू एक प्रकार का जानवर होता है और तलवार एक प्रकार का क्या होगा, आप कहेंगे सर तलवार एक प्रकार का शस्त्र होगा। प्राचीन काल में हमारे राजा महाराजा तलवारों का प्रयोग करके क्या करते थे, लड़ाई करते थे। तलवार काटना से काम नहीं आएगी, तलवार धार से काम नहीं आएगी, तलवार लड़ाई से काम नहीं आएगी, क्योंकि भालू की एक जो नैतिक क्या कह सकते हैं उसको, भालू जो एक प्रकार का है वो क्या है, तो आप कहेंगे जानवर है। तो तलवार एक प्रकार का क्या है, शस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा है कि घड़ी अगर सुई से संबंधित है तो 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, कौन किससे संबंधित होगा। साथियों जल्दी से बताइए, घड़ी अगर सुई से संबंधित है तो कौन किससे संबंधित होगा। तो देखिए घड़ी का जिस प्रकार एक अभिन्न हिस्सा सुई होती है, हमने दोस्तों देखा है इस प्रकार की घड़ी होती है, उसके अंतर्गत 3 सुइयां पाई जाती हैं। क्या होता है, इसके अंतर्गत 3 सुइयां इस तरह से पाई जाती हैं, मिनट, घंटा और सेकंड की। तो घड़ी का एक अभिन्न हिस्सा क्या है साथियों, सुई है। उसी प्रकार कमरा का अभिन्न हिस्सा घर है, तो आप कहेंगे घर का अभिन्न हिस्सा कमरा है, ये तो उल्टा संबंध बन रहा है। क्या पुस्तक का अभिन्न हिस्सा पन्ना है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। विद्यार्थी का अभिन्न हिस्सा विद्यालय है, लेकिन विद्यालय का अभिन्न बनेगा, ठीक है, यहाँ पर उल्टा संबंध है ऑप्शन नंबर 3 में। विद्यालय का अभिन्न हिस्सा क्या है, विद्यार्थी है, तो ये उल्टा बन गया है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब गाड़ी का स्वचालित हो जाएगा, गलत है। देखिए गौर से समझिए मेरी बात को, यहाँ पर कहा है कि ये गुण जो है, यहाँ पर ये जो गुण है दूसरे में आता है, मतलब घड़ी, जो घड़ी है दोस्तों गौर से समझिए, जो घड़ी है वो सुई का मतलब जो सुई है वो घड़ी के एक आवश्यक भाग है। उसी प्रकार जो पन्ना होते हैं वो पुस्तक के भाग होते हैं। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था पृष्ठों के बारे में सॉल्व किया था ना, तो इस तरह से पृष्ठ जो होंगे वो पुस्तक के एक भाग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास आज का लास्ट प्रश्न, जिसमें कहा है कि बर्फ अगर ठंडा से संबंधित है, बर्फ दोस्तों अगर ठंडा से संबंधित है तो आप कहेंगे जो बर्फ होती है जब उसको हम टच करते हैं दोस्तों कैसी लगती है, ठंडी लगती है। और आग जो होती है उसको जब टच करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है और कभी कभी हम जल भी जाते हैं। तो हम कहेंगे सर इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए बर्फ का जो गुण होता है वो ठंडा होता है और आग का जो गुण होता है वो गर्मी देना होता है, ठीक है, या फिर गर्म होती है। इस तरह से इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास एसएससी जीडी का पार्ट नंबर 1 सादृश्यता यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और बहुत ज़्यादा आप हो सके तो इसको कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दीजिए। यदि आप अभी तक हमें देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ आपसे निवेदन है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कहीं पर भी 5 लोगों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं कोई कसम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का दायित्व तो बनता है। जब हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी प्रयास बनता है कि हमें आप शेयर करके थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचाएं, ठीक है दोस्तों। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जल्दी से, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार, इस तरह की निरंतर क्लासेस आती रहेंगी लर्न विद डीएस सर, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, सुबह मॉर्निंग की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।